Good morning, class 7. So we are on our chapter of metals and non-metals, and last time we discussed the difference in the physical properties of metals and non-metals, which is given in your book on page number 74. Okay, now today we will do page number 75 and further pages also. Now in this page, the physical properties and the experimental studies are given related to some metals and non-metals. The first we discussed last time that some metals and non-metals are used in various things. Like we discussed, metals are used, like aluminum is used in utensils, packaging. Okay, then non-metals like oxygen is used in welding, nitrogen in fertilizers, and so on. This table we already have discussed, right? And you have to go through this. Okay, now next activity is given related to the study of malleability of metals. Now as you can see over here, मेटल लाइक आयरन, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं. ओके, वो डक्टाइल भी होते हैं, बट हम यहाँ पे मेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं एंड डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं. मेटल्स दे आर मेलेबल मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ओके, हम उनको हैमर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एल्यूमिनियम है, आयरन है, हम उनको हैमर से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दे आर मेलेबल. ठीक है. नॉन मेटल दे आर नॉन मेलेबल मीन्स अगर हम उनको हैमर करेंगे तो वो टूट जाएंगे. इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू शीट्स दे विल सिंपली ब्रेक अप. ठीक है, उनको हम हैमर करेंगे. कोयला को अगर आप हैमर करेंगे तो इट विल ब्रेक अप इनटू मेनी पीसेस. ऐसे ग्रेफाइट है आपकी पेंसिल की, वो जब टूटती है तो वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होती, वो सिंपल टुकड़े टुकड़े हो जाती है, राइट. सो मेटल्स आर मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. इट्स अ सिंपल वन. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 इज गिवन. इट इज़ टू स्टडी द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जब वो पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तभी वहाँ पर बल्ब ग्लो होगा. सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट, ये पूरी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो. अब फर्स्ट केस में देखिए, एज यू कैन सी हैज़ अ बैटरी. बैटरी और बल्ब के बीच में यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम का यूज़ किया है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम बैटरी से बल्ब को एल्यूमिनियम के थ्रू यहाँ पे अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है, बिकॉज बैटरी से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एल्यूमिनियम के थ्रू पास होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं. तो यहाँ से करंट आया, एल्यूमिनियम के थ्रू पास होके आगे बल्ब तक गया, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया. इसको दोनों पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे और ये सर्किट यहाँ कंप्लीट हो गया, तो बल्ब यहाँ पे ग्लो होगा. बट इन द नेक्स्ट वन, सेम बैटरी ली है, सेम बल्ब लिया है, बट इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम वी हैव यूज्ड कोल विच इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन का एक फॉर्म है. ठीक है. सो बैटरी से जो वायर निकल रही है ये बल्ब तक पहुँचे, इससे पहले हमने इसके बीच में क्या यहाँ पे प्लेस किया है, कोल इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम. फर्स्ट कंडीशन में एल्यूमिनियम था तो वहाँ बल्ब ग्लो हुआ था. सेकेंड कंडीशन में हमने यहाँ कोल लिया है, बिकॉज कोल इज़ अ नॉन मेटल, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन एक नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता. तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक आएगा वो यहीं पर आके रुक जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा. When the electric current is not passing through this coal, it will not reach the bulb, so the bulb will not glow. यहाँ पे इस केस में bulb glow नहीं होगा. This is to show that metals are good conductor of electricity and non-metals are poor conductor of electricity. Okay, then coming to the next page, metals and non-metals, their physical properties. experimental study का ही ये next activity है, एक्टिविटी नंबर 4. एक्चुअली एक्टिविटी नंबर 3 ही है. फर्स्ट एक्टिविटी तो उसकी टेबल की थी, जैसे आप कंफ्यूज मत होइए नंबर से. लाइक एज इट इज़ गिवन इन योर बुक, एक्टिविटी 1 में मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस हैं. ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यहाँ से हैं. फर्स्ट हैमर्ड वाली मीन्स टू डिस्क्राइब दैट दे आर मेलेबल एंड दे आर नॉन मेलेबल. They are good conductor of electricity, they are poor conductor of electricity. Next one is to study the sonority. Sonorous का मतलब होता है बेटा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, sonorous means when any metal is struck. किसी मेटल को हम स्ट्रक करते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है. ठीक है, किसी आयरन नेल अगर कील आपसे गिर जाए ज़मीन पर, फ्लोर पे गिर जाए तो उससे आवाज़ आएगी.
ठीक है ना, अगर आप स्टील का ग्लास या एल्यूमिनियम का ग्लास या कोई प्लेट भी बजाएं तो उससे आवाज़ आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सोनोरिटी, इट प्रोड्यूसेस अ साउंड, ठीक है। बट हमारी जो ग्रेफाइट है या कोयला है वो गिरेगा तो उसमें से वो बजने वाली जो साउंड होती है वो नहीं आती, दैट इज़ कॉल्ड नॉन सोनोरस। सो मेटल्स आर सोनोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जब उनको फ्लोर पे ड्रॉप किया जाता है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड। कोयले को आप गिरा के देखिए, उसमें ऐसी आवाज़ नहीं आएगी बजने वाली, जैसे घंटी बजती है ना, उस टाइप की आवाज़ बर्तनों में अलग अलग आती है। आप प्लेट को बजाएंगे तो भी आवाज़ आएगी, आप कोई और छोटी कटोरी बजाएंगे तो भी आवाज़ आएगी, है ना। आप बेल तो बजाते ही हैं मंदिर में। सो सोनोरस मीन्स व्हेन स्ट्रक, किसी चीज़ से वो टकराते हैं तो वो आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस। हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट नाउ सोनोरिटी की डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। सोनोरिटी मीन्स व्हेन द सब्सटेंस इज स्ट्रक इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड, घंटी जैसी आवाज़ आती है या बजने वाली आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड सोनोरिटी। Next is activity number 5, to classify elements on the basis of their properties. Now this all what we are doing is, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेस्ड अभी तक हम सब कुछ कर रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा से पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। लाइक प्रॉपर्टीज़, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मेलेबिलिटी का हमने किया या सोनोरिटी का हमने किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं दैट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ ए मेटल और नॉन मेटल। अब एक्टिविटी करने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखते हैं जिससे हम बता सकें कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। अब हमें पता है कि मेटल्स आर जनरली दे आर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं या गैशियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। वो लस्ट्रस होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी डेंसिटी कैसी होती है, उनकी मेलेबिलिटी कैसी होती है, मेलेबल हैं या नहीं हैं, वेदर दे पास इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम और नॉट, और वेदर दे आर सोनोरस और नॉट, वेदर दे आर हार्ड or not, right? Means how compact they are, how you can say tensile strength, right? how tensile they are, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी होती है, ओके। सो जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द एलिमेंट, मेटल की या नॉन मेटल की स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। बिकॉज हमने इससे पहले मेटल्स की और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो स्टेट की पढ़ी थी, एंड वेयर मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लश्चर की पढ़ी थी, तो लाइक दैट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम ध्यान में रख कर बता सकते हैं वेदर द एलिमेंट सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखकर फिर हम जिस कंक्लूजन पे निकलते हैं, वी कंक्लूड दैट द पर्टिकुलर सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। तो फिर हम मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, they are generally solid at room temperature, they are lustrous, they have high density, they are malleable, they are good conductor of electricity and heat, they are sonorous and they are hard solids। यही सारी हमने पहले भी पढ़ी थी कि मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन मेटल्स की they are almost opposite to this, generally they are liquid या गैशियस स्टेट में होते हैं या ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं। ब्रिटल मतलब एकदम से बिखर के टूट जाते हैं, जैसे कोयला होता है, ठीक है। नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें कोई शाइन नहीं होती, उनकी डेंसिटी कम होती है, कम्पैक्टनेस कम होती है उनमें दे आर नॉन मेलेबल, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स, ओके। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी चीज़ें आपको एक पैराग्राफ में जस्ट टू समराइज, मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं और नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं विच वी डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो, ठीक है। दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल एंड दे प्रोड्यूस साउंड। जब भी स्ट्रक होते हैं, किसी और चीज़ से टकराते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सोनोरिटी, ओके। नेक्स्ट व्हाट विल डू इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हाउ दे रिएक्ट केमिकली, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे के साथ जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो कैसे एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं या कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, जल्दी करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट हाउ विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें सबसे पहले उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, दिस वी ऑल हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं,
न्यू एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं एंड आई होप आप सबको याद होगा। लाइक अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे देयर इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, उसके चारों तरफ दीज आर दी शेल्स और दी ऑर्बिट्स, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसमें है आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसमें ये जो फर्स्ट शेल है दिस इज कॉल्ड दी के शेल, सेकेंड इज एल, देन एम, देन एन, ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं, इनको हम नेम करते हैं के एल एम एन। ओके, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट, देन 8, देन 8, देन 18 लाइक दैट। ओके, सो बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है उसके बेसिस पर ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of elements, the first one is number of electrons in outer shell। जब हम metals की बात करते हैं या जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स की बात अगर हम करेंगे तो हम अगर जनरली किसी भी मेटल का एग्जांपल लें या किसी भी नॉन मेटल का एग्जांपल लें, तो जितने भी मेटल्स होंगे उनमें या तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है या 2 बचता है या 3 बचता है, ठीक है, दे जनरली कंसिस्ट ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और नॉन मेटल्स में मोर देन 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली मेटल्स में अगर हम एग्जांपल लें पोटेशियम का, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पोटेशियम का एग्जांपल ले रहे हैं कि उसका एटॉमिक नंबर है 19, पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज़ 19, तो जो फर्स्ट शेल है दैट इज़ के एल एम, ठीक है, एन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, और जो 1 बचेगा वो लास्ट वाले में। सो इट इज़ अ मेटल, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 है। और इफ़ ये चीज़ भी मैंने आपको पहले बताई थी कि किसी भी एलिमेंट में अगर आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ पे कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट को दे देगा जिससे वो कंबाइन होगा, केमिकली कंबाइन होगा, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। अगर यहाँ 4 से कम होते हैं तो 4 या 4 से कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, बिकॉज इस कंडीशन में उसको एनर्जी कम वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 7 लेने से अच्छा है वो 1 दे दे, क्योंकि उसको एनर्जी यहाँ पे कम लूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जनरली मेटल्स में 4 से कम होंगे यहाँ आउटर मोस्ट शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जनरली द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई दे जनरली लूज और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस। किसी भी मेटल में अगर हम देखेंगे, जैसे ये पोटेशियम का था, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और डोनेट करके 1 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कैटायन। ओके, दिस इज अ कैटायन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जैसे +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, दैट इज कैटायन। कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लें यहाँ पे, जैसे हमने पोटेशियम का लिया, लाइक मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12। सो कैसे फिल होंगे, के में 2, फर्स्ट में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, सेकेंड में 8, 8 एंड 2 आर 10, एंड दिस इज द आउटर मोस्ट, 2 बच गए। तो इस कंडीशन में मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा टू बिकम स्टेबल, क्योंकि इसको स्टेबल होना है, आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे फिर अगर ये दे देगा तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 2 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, दैट इज ये कैटायन है, ठीक है। इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल लूज और डोनेट, जहाँ पर भी ये केमिकली कंबाइन होगा, ठीक है। सो number of electrons in the outermost shell in metals are 1, 2 or 3 generally, and in non-metals they are 4, 5, 6 और 7. सेकेंड इज आयन फॉर्मेशन, वो कैटायन बना रहा है या एनायन बना रहा है। कैटायंस अभी हमने डिस्कस किया मेटल्स का, दे जनरली फॉर्म पॉजिटिव चार्ज
आयंस विच आर कॉल्ड कैटायंस। इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल्स में। अगर हम नॉन मेटल्स में एग्जांपल देखें, लाइक फॉर सपोज अगर हम करें क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन का इट्स एटॉमिक नंबर इज 20, ठीक है, सॉरी 17, कैल्शियम इज 20, ओके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, तो यहाँ पे होगा K में L M 2 8 8 एंड 2 आर 10 एंड दिस इज 7। तो यहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेगा सो दैट ये इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी स्टेबल हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सो क्लोरीन विल बिकम 1 नेगेटिव। नाउ दिस इज एनायन। हम ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। सो बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स द element becomes negative charge, that is anion. Negative charge ions are called anions and positive charge ions are called cations. So metals generally electrons को lose करते हैं, non metals generally electrons को gain करते हैं, and by gaining electron they become negative charge. Okay, so this is the second property of ion formation. Next is the reaction with acids. Generally metals reacts with dilute acids to give out hydrogen gas, ठीक है, and they do not react with any dilute. dilute होता है घुला हुआ, जब एक तो कंसनट्रेट होता है, बिल्कुल कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, बिल्कुल कोई भी मिक्स नहीं की होती चीज़ उसमें, वो कंसनट्रेटेड होता है बिल्कुल, ठीक है। डाइल्यूट इसमें हम पानी घोल के बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूटेड फॉर्म। वो उतना बहुत ज़्यादा लेबोरेटरीज में जो है वो हम डाइल्यूट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, बिकॉज कंसनट्रेटेड फॉर्म बहुत ज़्यादा फिर कंसनट्रेटेड होते हैं और बच्चों को यूज़ करने के लिए वो थोड़ा सा कई बार हार्मफुल भी होते हैं, इसलिए हम उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए, ठीक है। तो मेटल्स जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। अगर हम सोडियम का रिएक्शन देखेंगे, दिस इज़ अ मेटल, ठीक है, सोडियम है एक मेटल, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो कंबाइन होता है तो ये सोडियम क्लोराइड बना के और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होती है, ठीक है। ये मैंने बैलेंस नहीं करी है, ओके। अगर हमें इसको बैलेंस करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसको 2 कर लेंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो हम इस NaCl को भी 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे सोडियम 2 है, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। बैलेंसिंग ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रीवियसली, राइट। सो मेटल्स जनरली डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव आउट हाइड्रोजन gas. Okay, now today we are doing till chemical properties of metals and non metals. आप इसको अच्छे से एक बार एटॉमिक नंबर लर्न करके, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, यू हैव टू लर्न द एटॉमिक नंबर, एंड नेक्स्ट टाइम फिर हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल करेंगे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। और ये रिएक्टिविटी सीरीज ये अलाउ करती है, इट अलाउज अस ये प्रिडिक्ट करने में दैट हाउ मेटल्स विल रिएक्ट, लाइक इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। मीन्स किसी भी केमिकल इक्वेशन में या जब भी मेटल्स केमिकली रिएक्ट होते हैं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है हमेशा। ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको जो पढ़ना है दैट इज़ मेटल्स कौन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से कम रिएक्टिव हैं, उसको हमने एक ऑर्डर में रखा है। लाइक द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ केप्ट एट द टॉप एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ केप्ट एट द बॉटम। सो दिस इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव है वो गोल्ड है। पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, इट रिएक्ट्स विगरसली और बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके नए नए कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इस गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसकी लीस्ट होती है। तो दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज जहाँ हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा है। मीन सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर सबसे कम इसकी है। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी
The most active metal is kept at the top of the series and the least active metal is kept at the bottom, and the properties of metals are related to their activity series. और metals की property इस पे बहुत डिपेंड करती है कि उनकी activity series में उनकी position क्या है. ओके ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस करेंगे. टिल देन आपको पेज नंबर 77 तक पढ़ना है. और मेटल्स और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार बना के देखिएगा, वो कैटायन है या एनायन है. ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑल्सो, राइट. सो थैंक यू फॉर टुडे.